नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। देखिए, जो पहला विश्व युद्ध है, विगत व्याख्यान में जिसके हमने कारण किए थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 36 देश इसमें भाग ले रहे थे। इसमें से 32 तो मित्र देशों के साथ में थे और जो इसके अलावा 4 देश हैं वो केंद्रीय शक्तियों के साथ में थे। मित्र देशों वाला इंग्लैंड का गुट था और जो केंद्रीय शक्ति वो जर्मन का गुट था। इस युद्ध में यूरोपियन देशों के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया के देशों ने भी भाग लिया था। यह युद्ध लगभग 4.25 वर्ष तक चला, 4 साल से भी अधिक, और बहुत अधिक हानि हुई। परिणाम बड़े घातक सिद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध, लैंगसम नाम के इतिहासकार ने एक किताब लिखी थी, द वर्ल्ड सिंस 1919। उन्होंने लिखा था कि पहला विश्व युद्ध 1565 दिन तक चला। प्रतिदिन $1 करोड़ खर्च होते थे उस समय, जो विश्व का सबसे महंगा और सबसे रक्त बहाने वाला युद्ध था। तो ये जो युद्ध इतना लंबा चला, इतनी जन धन हानि हुई, इसके यदि हम प्रमुख परिणामों की बात करें तो पहला परिणाम हम प्रारंभ करते हैं जन धन की अपार हानि से। इस युद्ध में जन और धन की अपार क्षति हुई। इससे दोनों पक्षों की ओर से 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था, जिनमें से 1.30 करोड़ सैनिक मारे गए और 2.30 करोड़ सैनिक घायल हुए, जिनमें से 70 लाख सैनिक ऐसे थे जो बेकार हो गए थे, अपंग हो गए थे। युद्ध के तुरंत पश्चात महामारी फैल गई थी, जिसमें 40 लाख लोग मृत्यु का शिकार हो गए थे। इस तरह अपार जनक्षति के कारण कई यूरोपीय देशों में पुरुषों की कमी हो गई थी, आदमियों की संख्या कम पड़ गई थी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत अधिक जन और धन हानि हुई थी। यदि हम खर्चे की बात करें तो 2 खरब 70 अरब डॉलर 1565 दिन के इस युद्ध में खर्च हुआ था। अगला है आर्थिक प्रभाव। खर्चे की तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 खरब और 70 अरब डॉलर इस युद्ध के अंदर खर्च हुए। प्रतिदिन $1 करोड़ खर्च होता था। प्रथम विश्व युद्ध के से सारे संसार को बहुत हानि हुई, एकदम सब कुछ बदल सा गया। भूखे मरते लोग, चारों तरफ हड़तालें, बेरोजगारी, बैंकों व व्यवसायों का दिवाला निकल जाना, यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप का आर्थिक चित्र था। युद्ध के दौरान प्रत्येक देश की उत्पादन शक्ति युद्ध कार्यों में लगा दी गई, जिससे आर्थिक जो एक संगठन होता है वो उनको बड़ा नुकसान पहुंचा। फसलें नष्ट हो गई युद्ध में 4 साल तक। रेल मार्ग नष्ट कर दिए गए। बमबारी होने से खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई। कारखाने, मकान नष्ट हो गए। आर्थिक संगठन को, आर्थिक संरचना को
भारी धक्का लगा। युद्ध की समाप्ति के पश्चात पुनर्वास की समस्या, कारखानों के नष्ट हो जाने से बेरोजगारी की समस्या, कई समस्याएं सामने आई। इसके अतिरिक्त खाद्य सामग्री व अन्य वस्तुओं के भाव यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मुद्रा का मूल्य गिरता गया। वस्तुओं के जो दाम हैं वो आसमान को छूने लगे और पूरी यूरोप की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक हो गई। अगला हम करते हैं राजतंत्र की समाप्ति, जिसको एक तंत्र भी कहा जाता है, यानी एक राजा। इस महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने, यानी कि जो इंग्लैंड का खेमा था, ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया से राजतंत्र शासन व्यवस्था को समाप्त कर गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक शासन व्यवस्था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों मैप देखते रहें, आपके पास में मैप है, मैंने सब विद्यार्थियों को मैप दिया है। इसके अतिरिक्त चेकोस्लोवाकिया, लिथुनिया, लैटविया, एस्टोनिया और फिनलैंड आदि नव उदित राज्यों में भी गणतंत्र की जो शासन व्यवस्था है, रिपब्लिक सिस्टम को स्थापित किया गया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात यूरोप में प्रजातंत्र की स्थापना बहुत से देशों में हुई। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की उपेक्षा। अभी हमने ये तो बात की है कि प्रजातंत्र की स्थापना हुई और मित्र राष्ट्रों ने प्रजातंत्र के सिद्धांतों की रक्षा के लिए ही युद्ध लड़ा था, किंतु यह दूसरे देशों को आकर्षित करने का, अपनी तरफ मिलाने का एक साधन था, एक जुमला था। युद्ध के प्रारंभ में इंग्लैंड सरकार ने यह वचन दिया था कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत को भी स्वतंत्र कर दिया जाएगा, और फिर कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने देशवासियों से अपील की कि वो युद्ध में अंग्रेजों का साथ दें। तो हमारे यहाँ से भी सैनिक गए थे, परंतु ब्रिटेन की सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए रॉल्ट एक्ट पास किया। फिर विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1920 को जनरल डायर ने पंजाब के जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतवासियों को गोलियों से भून दिया था, जो कि वहाँ पर रॉल्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। रॉल्ट एक्ट क्या था? रॉल्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा अंग्रेज किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी कारण गिरफ्तार कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध में तो भारत को उन्होंने कहा कि हम भारत को आपको आज़ाद कर देंगे, और जब युद्ध समाप्त हो गया तो रॉल्ट एक्ट जैसा काला कानून भारत पर लागू किया। इस प्रकार इंग्लैंड प्रजातंत्र का समर्थक होते हुए भी उसने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। पेरिस शांति सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों के साथ जो संधियां की गई, उसमें भी लोकतंत्र के सिद्धांतों की पूर्णतया उपेक्षा की गई। अगला परिणाम प्रथम विश्व युद्ध का नवीन वादों का उदय। वादों का मतलब शपथ से नहीं है, ठीक है, कोई कसम से नहीं है, वाद विचारधारा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और वहाँ पर साम्यवाद शासन व्यवस्था स्थापित हुई। इससे पूंजीवादी देशों की, यूँ कहें कि उनको बेचैनी होगी, जिसमें अमेरिका जैसे देश भी थे। वर्साय की संधि में जर्मनी और इटली के साथ अन्याय हुआ, इसलिए युद्ध की समाप्ति के पश्चात इन देशों में हमेशा अशांति बनी रही।
जिसके फलस्वरूप जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद और इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासिस्टवाद का जन्म हुआ। यदि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी के साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं किया जाता तो शायद जर्मनी में नाजीवाद नहीं आता, इटली में फांसीवाद नहीं आता। इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ये जो वाद हुए, फिर सैनिक वाद हुआ। तो देखिए आप, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में साम्यवाद, उसके बाद इटली में फांसीवाद, नाजीवाद, माफ़ करना, इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद, और फिर यूरोप में एक नया संक्रमण जिसको हम कह सकते हैं सैनिकवाद। अगली बात हम करते हैं बेरोजगारी की। हमने पहले भी चर्चा कर ली है कि युद्ध के दौरान कल कारखाने नष्ट हो गए, बम पड़े वहाँ पर गोलाबारी हुई, उद्योग धंधे नष्ट हो गए, और जो वहाँ पर लोग काम कर रहे थे अब उनके पास में काम नहीं रह गया था, और कोई काम के कोई निकट भविष्य में आसार भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो एक निराशा का, एक डिप्रेशन का माहौल बेरोज़गारी के कारण, भूखमरी के कारण, महामारी के कारण, तो वहाँ लोगों के पास में ना इलाज कराने के लिए रुपया है, ना भोजन करने के लिए रुपया है, ना रोटी के लिए, ना दवा के लिए। बहुत बुरी स्थिति वहाँ पर हो गई। और ये जो स्थिति हुई जिसमें फिर हड़तालें होने लगी, क्योंकि देशों में प्रजातंत्र स्थापित हो गया। प्रजातंत्र स्थापित हो गया तो प्रजा अपने अधिकारों की मांग के लिए हड़ताल करने लगी। इससे स्थितियाँ और भी बिगड़ी और प्रजातंत्र शासन व्यवस्था डगमगाने लगी। बात करते हैं नवीन राज्यों के उदय की। इस युद्ध के फलस्वरूप पोलैंड को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया। विद्यार्थियों, मैप है आपके पास, प्लीज़ मैप देखते रहें। पोलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया। लिथुनिया देश का नाम है, लैटविया, फिनलैंड आदि नए देशों का उदय हुआ। नए राज्य लिखा है, राज्य का मतलब देश से है। ऑस्ट्रिया को जर्मनी से अलग करके एक छोटा सा एक और देश बना दिया गया। चेकोस्लोवाकिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया। सर्बिया का नाम बदल दिया गया था और उसी को युगोस्लाविया कर दिया गया। तो इस प्रकार से कई नए देशों का, राज्यों का उदय हुआ। इसके बाद है स्त्रियों की स्थिति में सुधार। देखिए, हमने एक स्थान पर किया था, बात की थी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो इतनी जनहानि हुई उसमें सैनिक मरे और असैनिक लोग मरे, पुरुषों की संख्या यूरोप के देशों में कम हो गई। अब सरकारी कार्यालय है या कोई भी कार्यस्थल है, कर्मचारियों का अभाव हो गया, क्योंकि बहुत सारे मारे गए, बहुत सारे युद्ध में गए हुए। इसके लिए राज्य के कार्यालय चलाने मुश्किल हो गए। ऐसी स्थिति में स्त्रियों ने सरकारी कार्यालयों में काम करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक बदलाव आया, और उस सामाजिक बदलाव का प्रभाव यह हुआ कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। अब वे घर की चार दीवारी से निकलकर पुरुषों की भांति कार्यालयों में कार्य करने लगी। उनके रहन सहन में परिवर्तन आया, उनकी सोच में परिवर्तन आया। ये एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ। बात करते हैं क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष की। युद्ध के पश्चात मजदूर वर्ग दिन प्रतिदिन ऑर्गेनाइज्ड होता जा रहा था, यानी कि संगठित होता जा रहा था, क्योंकि प्रजातंत्र वहाँ देशों में लागू हो गया। अब आप यूनियन बना सकते हैं। इसलिए वर्ग संघर्ष तेजी के साथ प्रारंभ हुआ। अब कारखानों के पूंजीपतियों के शोषण के विरुद्ध मजदूरों ने संघर्ष प्रारंभ कर दिया। युद्ध की समाप्ति के पश्चात मजदूर वर्ग अत्याचार सहन करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पहले राजतंत्र था, अब प्रजातंत्र है।
अब वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका था और उसने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। साम्राज्यवाद में वृद्धि विद्यार्थियों, इस युद्ध ने साम्राज्यवाद जो पहले से एशिया में अफ्रीका में चल रहा था उस वाद को प्रोत्साहित किया। इटली ने एडियाट्रिक सागर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इंग्लैंड और फ्रांस ने मैडेंट व्यवस्था की उन्होंने, उसके अंतर्गत उपनिवेशों और मध्य पूर्व में अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि की। जापान एक शक्तिशाली देश के रूप में प्रकट हुआ और वह अपने आप को सुदूर पूर्व की ईस्ट की एक सर्वोच्च शक्ति मानने लगा। बात करते हैं राष्ट्रीयता में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय भी, उससे पहले भी एक कारण जो हमने किया था उसमें एक किया था कि राष्ट्रीयता में राष्ट्र अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे थे और दूसरे राष्ट्रों को हीन समझ रहे थे। वो भावना में कमी नहीं आई और इस युद्ध से राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। और क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने प्रजातंत्र व्यवस्था का समर्थन किया, ऐसे कहा कि हम राष्ट्रों को जो हमारे अधीन हैं उनको आज़ाद कर देंगे, तो अरब में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसको भी एक मोटिवेशन मिला और भारत में भी 1919 के पश्चात स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि यह पहला अवसर था जबकि अमेरिका ने यूरोप के मामले में हस्तक्षेप किया। इस युद्ध में अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया और जर्मनी तथा उसके साथी देशों को पराजित कर विश्व में अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमा दी। अमेरिका ने युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोपियन देशों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उनको आर्थिक सहायता दी। अब अमेरिका विश्व का एक प्रतिष्ठित साहूकार माना जाने लगा। उसने विश्व के बहुत से देशों को कर्ज दिया। युद्ध के पश्चात उसने व्यापार वाणिज्य के माध्यम से खूब धन कमाया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के कारण अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में उसकी आर्थिक स्थिति में खूब फायदा हुआ। बात करते हैं सशस्त्रीकरण में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध का एक ये कारण था। अब परिणाम में भी हम देखते हैं कि युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के कई बार प्रयास किए गए परंतु यह हो न सका और सशस्त्रीकरण की जो होड़ है जो कि पहले से चल रही थी वो पहले से ज़्यादा तेज़ गति से वो होड़ जारी रही। इससे यूरोपीय देशों में सशस्त्रीकरण बहुत अधिक हुआ, प्रतिस्पर्धा हो गई। सब देश अधिक से अधिक खतरनाक हथियार जुटाने, खरीदने और बनाने में लग गए और इस कारण द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक और जो परिणाम निकला, राष्ट्र संघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भविष्य में इस प्रकार के भयावह युद्ध ना हो, युद्ध संबंधी भावनाओं को रोकने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल नहीं हुआ, फिर भी विश्व शांति को बनाए रखने के लिए इसने महत्वपूर्ण प्रयास किए। इस संधि ने मानव समाज के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। निष्कर्ष में विद्यार्थियों कहा जा सकता है
कि प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही एक युग परिवर्तन, एक बहुत सारी स्थितियां यूरोप में बदल गई और एक युग की समाप्ति भी हुई। फिर भी मनुष्य ने युद्ध के परिणामों से कोई शिक्षा नहीं ली। फलस्वरूप 20 वर्ष के बाद ही पहले से भी और अधिक विनाशकारी युद्ध हुआ। युद्ध के विषय में जो एक सीख मिलनी चाहिए थी, वो सीख दुनिया उससे नहीं ले सकी और जिन कारणों को लेकर के युद्ध लड़ा गया वो कारण अभी तक बने रहे, चाहे वो सशस्त्रीकरण की समाप्ति की बात हो, उग्र राष्ट्रता की भावना की समाप्ति की बात हो, प्रजातंत्र की स्थापना की बात हो, कोई वो जो उद्देश्य को लेकर के चले थे, क्योंकि उन उद्देश्यों में उनका जो मित्र राष्ट्र थे उनका अपना स्वार्थ था और प्रथम विश्व युद्ध क्योंकि स्वार्थ के लिए लड़ा गया, इसलिए कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दे सका। अब एक बात विद्यार्थियों की, इतना 1564 दिन ये लड़ा गया युद्ध, जिसके अंदर 2 खरब और 70 अरब डॉलर रुपया खर्च हुआ, इस युद्ध का उत्तरदायित्व किस पे आता है, ये एक हम चर्चा करेंगे। कि देखिए, मित्र राष्ट्रों ने जब वर्साई की संधि हुई तो उसकी संधि की धारा 231 के अनुसार मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया और सारी जिम्मेदारी उसके सिर पर डाल दी। प्रत्येक देश ने युद्ध का उत्तरदायित्व दूसरे देश पर डालने का प्रयास किया। युद्ध के प्रारंभ होने से ही जर्मनी ने एक जो व्हाइट बुक होती है वो प्रकाशित की। इसमें 27 तारों को उसने प्रकाशित किया और स्पष्ट किया कि जर्मनी को रूस के आक्रमण से अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उसे युद्ध में भाग लेना पड़ा। इसी प्रकार इंग्लैंड ने भी 6 अगस्त को ब्लू बुक निकाली, जिसमें यह दिखाया गया कि उसके विदेश मंत्री ग्रे ने युद्ध को रोकने का हर संभव प्रयास किया, परंतु ऑस्ट्रिया और जर्मनी के कारण उसके शांति के प्रयास असफल रहे और युद्ध में भाग लेना पड़ा। इसी प्रकार रूस ने अपने यहाँ ऑरेंज बुक, फ्रांस ने येलो बुक, ऑस्ट्रिया ने रेड बुक प्रकाशित की और युद्ध की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और युद्ध करना एक मजबूरी इन्होंने बताया। देखिए विद्यार्थियों, वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध के लिए प्रत्येक जो बड़ा देश था वो दोषी था। सर्बिया इस युद्ध के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार था। ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या में सर्बिया के कुछ अधिकारियों का हाथ था। सर्बिया की सरकार इस बात को जानती थी। इस प्रकार सर्बिया ने युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। ऑस्ट्रिया का यह दोष था कि उसे सर्बिया के उत्तर से संतोष नहीं हुआ और बहुत कम समय का अल्टीमेटम देकर उस पर आक्रमण कर दिया। अब रूस सर्बिया की सहायता के लिए निकल पड़ा। रूस ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी के विरुद्ध सैनिक तैयारी करके युद्ध के क्षेत्र को विस्तृत बना दिया और ये जो स्टेप हुआ, इससे समझौते के रास्ते बंद हो गए। इस युद्ध के लिए सबसे अधिक दोष जर्मनी का है। उसका पहला दोष तो यह था कि उसने बिना सोचे समझे ऑस्ट्रिया को सहायता देने का आश्वासन दे दिया। उसने इंग्लैंड, फ्रांस और इटली आदि देशों की प्रतिक्रिया पर कोई ध्यान भी नहीं दिया, इंतजार भी नहीं किया और युद्ध करने की योजना तैयार कर ली। इस प्रकार जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को सहायता का आश्वासन देकर रूस को उकसाने का कार्य किया।
और जर्मनी की नौसैनिक शक्ति भी तेजी से विकास कर रही थी। उसकी इस नीति के कारण मोरक्को संकट पैदा हुआ था। उसने जो विलियम था सम्राट जर्मनी का, कैसर विलियम द्वितीय, बर्लिन बगदाद रेल का निर्माण करना प्रारंभ किया। उसके इन कार्यों से जो राष्ट्र एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे वे अब मित्रता के सूत्र में बंध गए। त्रिराष्ट्र मैत्री संघ का उदय हुआ। इसलिए जर्मनी को इस युद्ध का सम्राट कैसर विलियम को दोषी माना जा सकता है। फिर भी उसने ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सीमित करने का एक प्रयास अवश्य किया था। इंग्लैंड ने इस युद्ध को टालने तथा समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। फ्रांस ने रूस को इसलिए सहायता देने का निश्चय किया क्योंकि वो बहुत समय से वो यूरोप की राजनीति में पहले एकाकी था, यानी कि अकेला था, अलग थलग था, और उसको ये था कि कहीं वो दोबारा से अलग थलग ना हो जाए, इसलिए उसने इंग्लैंड का साथ दिया। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी देश विशेष को युद्ध का पूर्णतया उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। इसके लिए सभी जो है वो दोषी थे। यूरोपीय देशों की सारी परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि युद्ध को रोका नहीं जा सकता था, टाला अवश्य जा सकता था, क्योंकि जिस रास्ते पर यूरोप चल रहा था, चाहे वो उग्र राष्ट्रता की भावना हो, गुप्त सैनिक संधियां हो, हथियारों की होड़ हो, ये जो चीज़ें चल रही थीं यूरोप के अंदर, उनसे युद्ध अवश्य भावी था। धन्यवाद।